हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन सत्य साई इंटर कॉलेज शंकरगंज। हम आज कक्षा 12 के जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बारे में, जिसका मेन पॉइंट होगा हमारा वंशागत और विविधता तथा जैव विकास, जिसमें इसके प्रमुख बिंदु होंगे उसमें से जैसे आपका है वंशागत लक्षण और कि उसकी विभिन्नताएं क्या हैं। जैसे विभिन्नताएं दो प्रकार की, एक होती कायिक या वातावरणीय विभिन्नताएं या आनुवंशिक वंशागत या जेनेटिक विभिन्नताएं। उसी प्रकार फिर उसके बाद अगला पॉइंट होगा आनुवंशिकी का। उसके बाद फिर आधुनिक आनुवंशिकी की नींव, मतलब आधुनिक आनुवंशिकी की नींव किसने डाली, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में हमें पढ़ना है। फिर मेंडल के क्या नियम थे, मेंडल के 3 नियम थे, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अभिवनीय का नियम। उसके बाद फिर मेंडल द्वारा संपादित एक संकर संकरण, फिर मेंडल द्वारा संपादित द्विसंकर संकरण, उसके बाद फिर जैव विकास से क्या अभिप्राय है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ने हैं, चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, जिसमें पहला पॉइंट हमारा है वंशागत लक्षण। पहला, जैसे वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, ठीक। तो कुछ लक्षण जो जीवों की संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते जाते हैं, कुछ लक्षण जो जीवों की संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते जाते हैं, इन्हें वंशागत या आनुवंशिक लक्षण या एक प्रकार से विशेषक बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार से इन्हें क्या बोलते हैं, विशेषक, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमारा है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं कितने प्रकार की, विभिन्नता है क्या, विभिन्नता किसे कहते हैं, ठीक। एक ही जात की संतान अगर अपने माता पिता से बहुत कुछ मिलती जुलती होते हैं, विभिन्नता, एक ही जात की अगर संतान होगी तो अपने माता पिता मतलब अपने पूर्वज से किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ उसमें ऐसा पाया जाएगा जो अपने पूर्वजों से प्राप्त करेगा, परंतु उनके समान नहीं होती है, मतलब कि वह संतान अपने माता पिता के समान नहीं होती है। किसी एक माता पिता की सभी संतानें एक दूसरे से बहुत से लक्षणों में भिन्न अवश्य होती हैं, ठीक। अब जैसे जैसे कह रहा है कि जिनके द्वारा व्यक्ति विशेष की आसानी से पहचान हो जाती है, वे लक्षण जो किसी जाति को वैयक्तिकता प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं वंशागत लक्षण। उन्हीं से मिलती है विभिन्नताएं, वे ही जातियों में विभिन्नता के कारक होते हैं। विभिन्नता के 2 प्रकार हैं, एक है कायिक या वातावरणीय विभिन्नताएं, दूसरी है आनुवंशिक वंशागत या जननिक विभिन्नताएं। अब पहली कौन सी है, पहली के आनुवंशिक या कायिक या वातावरणीय विभिन्नताएं किसे बोलते हैं, वे विभिन्नताएं आनुवंशिक नहीं होती हैं। कायिक जो विभिन्नता होती है आनुवंशिक नहीं होती है, ये वातावरणीय होती है, ठीक है। इसके बाद वरन जीवों के परिवर्धन के ऊपर वातावरणीय दशाओं जैसे ताप, नमी, मतलब कि एक प्रकार से ये कायिक न मतलब जननिक न मान के इसको हम कृत्रिम विभिन्नता बोलेंगे, जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के प्रभाव के कारण यह विभिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे ताप के कारण, नमी के कारण, भोजन के कारण, प्रकाश न मिले आदि के कारण हो सकती है। दूसरा हमारा है आनुवंशिक वंशागत या जननिक विभिन्नताएं। ये विभिन्नता कैसी होगी, ये विभिन्नताएं आनुवंशिक घटकों अर्थात जनक कोशिकाओं में होती हैं। ये आनुवंशिक होगी, आनुवंशिक वंशागत जनक विभिन्नताएं ये आनुवंशिक घटकों एवं जनक कोशिकाओं में होती है, इसलिए इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी यह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत रूप से चलती रहती है। आनुवंशिक विविधता जो होती है या वंशागत जो विभिन्नताएं जो होती हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत चलती रही। जैसे इस विकलांग के घर विकलांग का पैदा होना, ठीक। अब विकलांगता 2 प्रकार की होती है, एक वातावरणीय होती है और एक जननिक होती है। तो वातावरणीय मतलब कि जैसे मान लीजिए वातावरणीय का मतलब होता है कि कोई ऐसा कारक जो जन्म लेने के पश्चात जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारा कोई शरीर का कोई अंग हैंडीकैप हो जाए, विकलांग हो जाए, जो कार्य ना करे, तो ये तो वातावरणीय है। और जननिक जैसे हमारे माता पिता जो हमारे पूर्वज थे उनमें कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति के विकलांगता के लक्षण पाए गए हो तो वही लक्षण हमारे पुनर्जनित हो जाते हैं। तो ये होता है जननिक विभिन्नता, ठीक। तो आनुवंशिक या जननिक विभिन्नता जो होती है इसमें आनुवंशिक घटकों अर्थात जनन कोशिकाओं में ये होती है, इसलिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत चलती रहती है। इसके बाद फिर अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स किसे बोलते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, जैसे आनुवंशिकता एवं भिन्नताओं का नई जातियों की उत्पत्ति एवं जैव विकास में
विशिष्ट योगदान रहा है। अब जीव विज्ञान की वह शाखा, इसकी डिफिनेशन जो होगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता की प्रक्रियाओं अर्थात विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण या नियमों, जीवों की संतानों में समानताओं व असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, वह आनुवंशिकी कहलाती है। क्या होगी इसकी डिफिनेशन? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता की प्रक्रियाओं अर्थात विशेषकों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, विभिन्नताओं एवं उन सभी नियमों जिनमें जीवों की संतानों में समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। अब इसमें आधुनिक आनुवंशिकी की नींव किसने डाली? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक जो हमारे होंगे वो ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे। अब मेंडल का इतिहास क्या था, मेंडल का क्या परिचय, उनका क्या इंट्रोडक्शन है? जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय, तो ये आनुवंशिकी विद्वानों के अग्रणी थे। मेंडल जो थे आनुवंशिकी विद्वानों के अग्रणी थे, मतलब कि आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले मेंडल ने ही बताया था। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, जहां पर इनके पिता एंटोन मेंडल एक छोटे से फार्म के मालिक थे। ठीक, उसके बाद ये सन 1846 में इन्होंने ब्रून में ही कृषि विज्ञान, फल संवर्धन एवं अंगूर की खेती की शिक्षा फिलोसफिकल एकेडमी से ली। ठीक, उसके बाद अब इसी तरीके से आगे इनका जो शोध था, इस शोध पत्र में इन्होंने एक शोध पत्र तैयार किया। उस शोध पत्र में मेंडल ने कुछ मूल आनुवंशिक नियम प्रतिपादित किए उन नियमों में, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें सन 1900 तक कोई महत्व नहीं दिया गया। मतलब कि मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे अपनी शोध पत्र के माध्यम से, उनका मान्यता सन 1900 तक नहीं दी गई थी, उसके बाद उनको मान्यता मिली। ठीक, उसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि मेंडल के नियम। मेंडल के क्या नियम थे? मेंडल के 3 नियम थे। मेंडल ने अपने द्वारा 3 नियम प्रतिपादित किए। एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। उसके बाद फिर दूसरा है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। तीसरा है स्वतंत्र अवयवहन का नियम। अब ये पहला नियम, जैसे एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम क्या है? इसमें पौधा जो होता है युग्मनज से बनता है। एकल लक्षण में जो पौधा होगा वो किससे बनेगा? युग्मनज। अब युग्मनज क्या है? जब युग्मक के संलयन से, युग्मकों के संलयन से मतलब जब युग्मकों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और उन युग्मकों से जो संतान जन्म लेती है वही कहलाती है युग्मनज। क्या कहलाती है? युग्मनज, जिसको जाइगोट कहा जाता है। ठीक, और युग्मक का मतलब होता है जिसमें दो प्रकार के जीव भाग लें, एक मेल हो एक फीमेल हो, या अगर पौधों में देखा जाएगा तो उसमें स्त्री केसर और नर केसर हो, जिसको पुमंग और जायांग कहा जाता है। इनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया जब होगी तब हमारा युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण। और यही मनुष्य में होता है। मेल एंड फीमेल के सेक्सुअल रिलेशन के पश्चात जो संतान उत्पन्न होती है, मतलब जो जन्म लेती है, वही युग्मनज कहलाती है। ठीक, युग्मनज का निर्माण, इसमें देखिए आगे यही पॉइंट है आपका कि युग्मनज का निर्माण 2 युग्मकों के 2 गैमेट्स, युग्मक मतलब गैमेट्स, 2 युग्मकों के संलयन से होता है। प्रत्येक लक्षण के 2 वैकल्पिक रूपों में से एक रूप के जीन नर युग्मक और दूसरे वैकल्पिक रूप के जीन जो होते हैं वो मादा युग्मक। हमने आपको बताया इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेंगे और उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वह युग्मनज होगी, और वो निर्धारित करेगा माता पिता पे कि वो मतलब वो उसमें भी लक्षण कैसे आए, मेल क्या है या फीमेल क्या है, वो तो माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे है, जैसे मान लीजिए यदि मटर के नर युग्मक में फूल का रंग जो है वो लाल व्यक्त करने वाला जीन है तथा मादा युग्मक में सफ़ेद रंग व्यक्त करने वाला जीन है, तो दोनों युग्मकों के संलयन से बनने वाले युग्मनज में लाल और सफ़ेद दोनों रूपों को व्यक्त करने वाली जीन तथा
कारक साथ आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक का लाल है और एक का सफ़ेद है, तो जो युग्मनज बनेगा उसमें दोनों के जीन जो कारक होंगे वो दोनों प्रकार के आएंगे, या लाल के भी आएंगे और सफ़ेद के भी आएंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे आगे है दूसरा है, अब इसमें जैसे मेंडल ने दो तरीके के पौधों के लिए शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। तो शुद्ध लंबे में उन्होंने जो उनको कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से रखा, उनको कोड किया टी से, कैपिटल टी से, और शुद्ध बौनों को किया स्मॉल टी से। अब इनमें जब संलयन हुआ तो संलयन होने के पश्चात उनमें जो लक्षण आए युग्मनज में, ये युग्मक हो गए। ये कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक हो गया। इनसे जन्म लेने वाली संतान युग्मनज हो गई, और इनमें जो लक्षण आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों के लक्षण आ गए। तो इस प्रकार से युग्मक के संलयन से किसका निर्माण हुआ? युग्मनज का निर्माण हुआ। यही पहला नियम है, एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। इसके बाद फिर दूसरा है पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। अब इसमें क्या किया, मेंडल ने दो पीढ़ियां बनाई। पहली पीढ़ी थी F1 पीढ़ी, ये तो फर्स्ट था आपका। इसके बाद दूसरा है मेंडल ने दो पीढ़ियां बनाई, पहली थी F1 और दूसरी थी F2। ठीक, F1 और F2 पीढ़ी उन्होंने निर्धारित की, और उन्होंने बताया F1 का क्या नाम दिया, यह प्रथम संतानीय पीढ़ी थी, और F2 क्या थी, द्वितीय संतानीय पीढ़ी थी। अब इसमें हुआ क्या, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी मतलब F1 में विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराते हैं, मतलब इसमें स्वपरागण की, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है जो स्वयं से परागित हो, जो स्वयं से अपना भोजन स्वयं से अपने जैसा पौधा निर्मित कर ले, वह स्वपरागण क्रिया करता है। और परपरागण में क्या होता है, उसमें किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, जिसको कीट परागण भी कहा जाता है, जिसको कीट परागण या पक्षी परागण भी कहा जाता है। ठीक, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी हमारी होगी F1 और द्वितीय संतानीय पीढ़ी होगी F2। जब इसमें प्रथम F1 पीढ़ी में विषम युग्मनजी पौधे में स्वपरागण कराते हैं, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। मतलब जब इसमें स्वपरागण क्रिया F1 में होगी, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी जब होगी बनेगी, तो उसमें F2 पीढ़ी के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है। अतः यह लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो F2 पीढ़ी बनी कहाँ से? F2 पीढ़ी का निर्माण F1 के स्वपरागण क्रिया से F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ, और यही कहलाया क्या, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसके बाद फिर तीसरा है, अब इसमें क्या हुआ, जब ये पीढ़ी बनी तो इससे स्पष्ट था कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है, और युग्मक निर्माण के समय लक्षण पृथक पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। जब लक्षण पृथक कर लिए जाएंगे अलग अलग, पृथक्करण मतलब करने का मतलब हुआ कलेक्ट कर लेना, अलग अलग सबकी जानकारी प्राप्त कर लेना। तो अलग अलग तरीके से जब सबकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उसमें उनकी प्योरिटी बनी रहेगी, मतलब युग्मक की शुद्धता क्या होगी, बनी रहेगी। इसलिए यह नियम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहलाता, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यही कहलाता है। उसके बाद फिर अगला है, अब जैसे इसमें ऑब्जेक्ट लिया जाए, ऑब्जेक्ट क्या था कि शुद्ध लंबे पौधे, ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने मटर के पौधों में संकरण कराने व प्रथम पीढ़ी में संकर किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं। जब इस प्रथम पीढ़ी F1 से स्वपरागण द्वारा द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में लंबेपन व बौनेपन लक्षण वाले पौधे फिर से प्राप्त होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से अब देखो युग्मनज बन गया, अब यहाँ पे लिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी। इनमें जब संकरण कराया गया, इनमें जब स्वपरागण क्रिया कराई गई F1 पीढ़ी में, तो यहाँ से कैपिटल टी बना या कैपिटल टी स्मॉल टी बना, या इधर कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, या स्मॉल टी बन सकता। मतलब
शुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हो सकते हैं, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने दोनों तरीके के लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। शुद्ध लंबे बौने के लक्षण फिर प्राप्त हो सकते हैं या शुद्ध बौने के लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। तो यही जो पीढ़ी बनी, यह बनी F2 जनरेशन, यही F2 पीढ़ी का निर्माण होता है इस तरीके से। अब इसमें जो अनुपात हुआ, इसमें अनुपात क्या बना, इसमें इन पौधों में जो अनुपात हुआ बना उसमें 25% शुद्ध लंबे पौधे थे, 50% थे संकर पौधे, मतलब जिनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया कराई गई, पर स्वपरागण क्रिया कराई गई। उसके बाद 25% थे शुद्ध बौने पौधे। तो 25% अनुपात 50% अनुपात 25% का अनुपात बना। तो इस तरीके से अगर हम 25% अनुपात 50% अनुपात 25% करें तो ये हमारा बनेगा 1:2:1। यह द्वितीय पीढ़ी के लक्षण में प्राप्त हुआ हमें। ठीक, तो ये हुआ अपना पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम। इसके बाद जो है, इसके बाद अगला नियम जो हमारा तीसरा है, तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम हमारा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट हो उनके लिए वह कैसा नियम उन्होंने स्थापित किया। इसमें बताया मेंडल ने कि यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। द्विसंकर संकरण में मतलब F2 पीढ़ी में द्विसंकर संकरण जो नियम था इनका, द्विसंकर संकरण, जैसे मेंडल के दो नियम थे, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, दो संकरण थे इनके। इसमें यह नियम जो है उनके द्विसंकरण पर आधारित है। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारक मतलब कारक युग्मों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। अब इस पीढ़ी में अब इसमें F2 पीढ़ी से निम्न 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं, पीले व गोल, हरे व गोल, पीले व झुर्रीदार, हरे व झुर्रीदार। ठीक, अब इनको जब इनमें संकरण की क्रिया कराई गई तो उनको उन्होंने रखा YY, कैपिटल Y, कैपिटल R, और स्मॉल y, स्मॉल r, इस तरीके से। ठीक, तो उसके बाद जब इनमें जब संकरण कराया तो संकरण कराने के पश्चात जो बना कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल R स्मॉल r, ये बना। अब इसमें जो पौधे प्राप्त हुए वो पौधे किस रूप में मिले इसमें, और अब देखिए इसमें प्राप्त चारों प्रकार के बीजों से स्पष्ट होता है जो दो लक्षण जनक पौधों में एक साथ थे। मतलब जनक पौधे मतलब कि जैसे मान लीजिए गोल आकार व पीले रंग के तथा झुर्रीदार आकार का हरा रंग, वे संकर से प्राप्त F1 पीढ़ी में अलग अलग हो गए और तथा F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से संयुक्त होकर प्रकट हो गए। फिर रंग, अब इसमें देखिए इनमें जो लक्षण, अब इसमें कह रहा है F2 पीढ़ी में बीज के आकार और रंग का जो अनुपात निकला, इस कंडीशन में तीसरी में F2 पीढ़ी में बीज के आकार व रंग का जो अनुपात निकला, वह अनुपात निकला 9:3:3:1 का। 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए जिसमें 9:3:3:3:1 का अनुपात बना। तो इस प्रकार से मेंडल के 3 नियम थे। कौन कौन सा? एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण या युग्मक की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये आपका था मेंडल के। ये भी आपका किस में है? वंशागत और विविधता तथा जैव विकास में है। ठीक, अगला पॉइंट है मेंडल द्वारा संपादित एक संकर संकरण। अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस चैप्टर का। इसमें एक संकर संकरण में मेंडल ने क्या किया? एक संकर संकरण में मेंडल ने वही प्रक्रिया की, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों को कलेक्शन किया। फिर उन्होंने उनमें जो है संकरण कराया। संकरण कराने के पश्चात जब शुद्ध लंबे में और शुद्ध बौने का संकरण कराते हैं तो शुद्ध संकरण कराने के पश्चात शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे के लक्षण प्राप्त होते हैं।
ये हो गया। ठीक, उसके बाद फिर जो है इनसे इनमें जब क्रिया, अब इनका टी जब मतलब इसमें शुद्ध बौना पौधा शुद्ध लंबे पौधे से क्रिया करेगा, फिर यही चेन बनती आगे चली जाती है। अब इसमें जैसे मान लीजिए इसका कैपिटल टी और इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी जो स्मॉल टी जब आपस में क्रिया करते हैं तो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। फिर इसका कैपिटल टी फिर जब क्रिया करता है तो क्रिया करने के पश्चात ये बनाता है कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है। उसके बाद फिर इसका स्मॉल टी जब क्रिया करता है तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है एक प्रकार से। उसके बाद फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कंप्लीट, मतलब जब शुद्ध बौना पौधा शुद्ध लंबे पौधे से क्रिया करेगा तो उसमें दोनों प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे, शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे के। यही मेंडल का एक संकर संकरण का नियम था। और जब ये पीढ़ी जो तैयार होती है, यही F1 पीढ़ी होती है, यही इसी तरीके से जब आगे क्रिया कराई जाती है तो F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। अब इसमें मेंडल ने क्या किया, कह रहा है कि मेंडल के एक संकर संकरण की विधि का ने जो मेंडल ने प्रतिपादित किया उसमें टी द्वारा लंबे पौधों को लंबेपन के प्रभाव लक्षण को तथा कैपिटल टी को लंबेपन के लिए स्मॉल टी को बौनेपन के अप्रभावी लक्षण को दर्शाया। चूँकि कोशिकाओं में लक्षण जोड़ों या युग्मों में पाए जाते हैं, अर्थात चित्र में प्रत्येक लक्षण को जोड़ों में दर्शाया गया, इसलिए कैपिटल टी किया गया, स्मॉल टी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे। ठीक, अब इसमें शुद्ध लंबे पौधे कितने प्रतिशत थे? 25% थे। शुद्ध संकर लंबे पौधे कितने थे? 50% प्राप्त हुए। बौने पौधे कितने प्राप्त हुए? 25% प्राप्त हुए। इस आधार पे एकल संकर संकरण में जो हमें परसेंट मतलब अनुपात प्राप्त हुआ, जो रेशियो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उनका पहला संकरण जो पहला संपादित नियम था एक संकर संकरण इस आधार पर बना कि 1:2:1 के रूप में हमें पौधे प्राप्त हुए। उसके बाद फिर मेंडल द्वारा संपादित दो संकर संकरण में इन्होंने क्या किया, जब दो युग्म विकल्पी लक्षण वाले पौधों के लिए एक के लिए संकरण कराया जाता है, मतलब जब दो युग्म विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के लिए संकरण कराया जाता है, युग्म विकल्पी मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वह द्विसंकरीय या द्विसंकर संकरण कहलाता है। जैसे मटर के बीज का उसके अवतरण के रंग व उसके आकार के आधार पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के लिए निम्न लक्षणों के बीज दिए गए तथा उनके मध्य संकरण कराया गया। ठीक, अब इसमें जो रेशियो प्राप्त हुआ था आपका वही रेशियो F2 पीढ़ी का रेशियो क्या निकला? 9:3:3:3 है। अभी ये तीसरा जो नियम था इनका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस नियम यह नियम किस पर आधारित था? द्विसंकर संकरण पर आधारित था। और उसमें क्या अनुपात प्राप्त हुआ था? 9:3:3:1 का। तो ये था मेंडल का द्विसंकर संकरण। इसके बाद फिर जैव विकास भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। जैव विकास है क्या? जैव विकास के बारे में जैव विकास से हमें क्या प्राप्त होता है, जैव विकास के बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है? तो जैव विकास है क्या? सबसे पहले जैव विकास से मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन मतलब जैव विकास। ठीक है, क्या इसका मीन्स है? सर्वत्र अर्थात जल थल व नभ में उपलब्ध एवं विचरण करते जीवों व वनस्पतियों के वर्तमान स्वरूप को देखकर उनके वास्तविक निर्माण अर्थात प्रारंभिक सरलतम स्वरूप से उनके विकास और वर्तमान स्वरूप की जिज्ञासा ने जीव वैज्ञानिकों को उनके विस्तृत अध्ययन के लिए प्रेरित किया। जंतुओं की लगभग 10 लाख, जिसमें एक कोशिकीय और प्रोटोजोआ से विशालतम व्हेल मछली स्तन तक सभी प्रकार के प्राणी शामिल थे, व पादपों की लगभग 5 लाख प्रजातियों 5 लाख जातियाँ जो थीं, जिसमें वायरस थी, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल या विशाल सिकोया जो था, जैसे संसार का सबसे लंबा पौधा सिकोया है, उसको एक कोशिकीय में शामिल किया गया। ठीक, का अलग अलग अध्ययन इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया, जिसमें अब देखिए जैव विकास की डिफिनेशन क्या होगी। एक हमेशा बात याद रखना है कि जैव विकास ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत धीमी गति से निरंतर चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है।
जैसे जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप आदिकाल के प्रथम जीवों से वर्तमान में पाए जाने वाले जटिल व उच्च कोटि के प्राणियों एवं पादपों का क्रमिक उद्विकास हुआ। यह है जैव विकास। अब जैव विकास में इसमें वैज्ञानिक ले गोपेरिन ने क्या अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने अपने मत के अनुसार बताया कि जीव की उत्पत्ति करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व होने की स्थिति से वर्तमान स्थिति में विद्यमान जीव व उनकी भिन्न भिन्न जातियों कैसे विकसित हुई, यह एक रहस्य था। रहस्य मतलब कि ये किसी को पता नहीं था, सिर्फ अनुमान लगाया गया, जिसका समुचित हल जैव विकास के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। तो जैव विकास ही ऐसा माध्यम है जो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब से हुई, कब पृथ्वी पर जीव आया, कि जीव ने जन्म लिया, तब उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यही जैव विकास का मतलब होता है, जीवों का विकास यही होता है। जैव का मतलब जीव, जैव भूमंडल में उपस्थित जितने जीव जंतु और उनका विकास, एवोल्यूशन, मतलब उनका जैव विकास, डेवलपमेंट, कैसे उन्होंने अपने विकास को क्रम दर क्रम बरकरार रखा। तो जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप आदिकाल के प्रथम जीव से वर्तमान में पाए जाने वाले जटिल व उच्च कोटि के प्राणियों एवं पादपों का क्रमिक उद्विकास होता है। ठीक, उसके बाद फिर मेंडल विकास के, जैसे मान लीजिए हमारे जो मनुष्य के विकास के कितने चरण थे, मनुष्य के विकास के 8 चरण थे। मनुष्य के विकास के 8 चरण हैं जिनके बारे में गोपेरिन ने बताया था। अब इनके बारे में हम इनका अध्ययन अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, क्योंकि इस समय कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित है, सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसको भी हमें याद रखना है, उससे बचना है, और साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे पढ़ाई का नुकसान ना हो। और जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें, अपना अध्ययन निरंतर करते रहें। धन्यवाद।